हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज की वीडियो में बात करेंगे रियल एस्टेट में कैसे आप एक बहुत ही छोटी रकम के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत नया सा कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पे मैं जो कॉन्सेप्ट आपके सामने लाने वाला हूँ राइट्स एंड इन्वेट्स का लाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा इसको प्रॉपरली समझना है। आई होप रियल एस्टेट के बारे में आप लोग पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि इंडिया में दो ही एसेट क्लासेस हैं जो कंजर्वेटिव लोगों के फेवरेट हैं। पहला तो है गोल्ड और दूसरा है रियल एस्टेट। अच्छा, रियल एस्टेट जो है वो चार टाइप का होता है। पहला टाइप होता है लैंड। बहुत से लोग को का जो प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट होता है वो ऐसा होता है कि अच्छा, जैसे मान लो ये मेरा कोई सिटी है, जैसे मैं अपने सिटी की बात करूँ लखनऊ की। तो लखनऊ जो है वो कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है। आसपास के जो और इलाके हैं उन्हें धीरे धीरे क्लियर करके उन्हें लखनऊ में मिलाया जा रहा है। तो इस टाइप का कोई इलाका अगर हमें समझ में आता है कि हाँ, ये जो एरिया है इस एरिया को इन नियर फ्यूचर ये जो एरिया ही एक्चुअली में सिटी का पार्ट होने वाला है, लखनऊ का पार्ट होने वाला है, तो मैं एक ऐसे किसी एरिया में लैंड ले सकता हूँ और उस लैंड पर मेरे जो रिटर्न्स होंगे वो बहुत ही फेनोमिनल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी जब मैं वो लैंड ले रहा हूँ तब उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। वहाँ पे शायद इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी फैसिलिटी ना हो, पानी की अच्छी फैसिलिटीज़ ना हो उस जगह पर, राइट। बट जब वो सिटी के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, वहाँ पे प्रॉपर रोड्स होंगी, वहाँ पर लाइक आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, शॉपिंग मॉल्स वगैरह होंगे, तरह तरह की चीज़ें होंगी। तो ये जो होता है ये लैंड वाला इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ पे लोग एक प्लॉट खरीद कर, एक एरिया खरीद कर उसको रख देते हैं। और जनरली ये लोग ऐसे एरियाज में करते हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट होने वाले हैं आगे, राइट। तो अब सेकंड टाइप का जो है वो होता है रियल एस्टेट रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल वो होता है जहाँ पे ऑलरेडी कॉलोनीज वगैरह हैं, लोग वहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में फायदा क्या होता है? मान लो मैंने एक बिल्डिंग ले ली, राइट, एक मैंने घर ले लिया, या कोई बिल्डिंग भी हो सकती है वो, राइट, जैसे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हो गए, लेकिन मैं यहाँ पे रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल के नहीं। तो रेजिडेंशियल में मैंने एक घर ले लिया, मैंने उस घर को किराए पे रख दिया, राइट। अब मेरे पास कुछ किराया आ रहा है, राइट, मेरे पास कुछ रेंट आ रहा है, तो वो हो गया एक एक देखो यहाँ पे मेरे दो फैक्टर्स हैं जो मेरे काम कर रहे हैं। पहला तो वो जो प्रॉपर्टी है मेरी, उसका प्राइस अप्रिशिएट हो ही रहा है, राइट। क्योंकि क्यों हो रहा है? देखो, एक बहुत ही फेमस से इंसान है शायद, चलो मैं नाम देखता हूँ किन्होंने कहा है और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो मैं वैसे इस नाम के बारे में श्योर था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा लेट्स डबल चेक इट। तो इन्होंने कहा है बाय लैंड बिकॉज दे aren't मेकिंग इट एनी मोर। मार्क ट्वेन कहते हैं कि लैंड को आप इसलिए बाय करते हैं, मैक्सिमम जो बिलियनियर्स हैं वो लैंड इसलिए बाय करते हैं क्योंकि ये एक लिमिटेड एसेट है। धरती में जितना एरिया है पानी का, लैंड का, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि धरती एक्सपैंड होगी या और कुछ यहाँ पे होने वाला है, कम से कम आपकी जो लाइफ स्पैन है उसके अंदर, राइट। अगर हम ये भी बात करें कि चलो कुछ कॉन्टिनेंटल शिफ्ट्स होते हैं, जैसे पहले एक कॉन्टिनेंट पूरा बड़ा सा होता था पैनामा नाम का, राइट, अब 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो ये भी अगर शिफ्ट्स की बात करें तो ये आपकी लाइफ स्पैन में नहीं होने वाला, एक बहुत ही लंबी साइकिल है। तो उसको छोड़कर, क्योंकि कुछ ज्ञानी लोग वहां पे कहने लगेंगे ये एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन नहीं, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपकी एक पर्टिकुलर जो लाइफ साइकिल है 80 साल से 100 साल के बीच में, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर लैंड का जो अमाउंट है, जितना अमाउंट ऑफ लैंड धरती पर प्रेजेंट है वो उतना ही रहने वाला है, वो बढ़ने नहीं वाला है। तो इसलिए आपको लैंड जरूर बाई करना चाहिए। अच्छा, एक बात ये भी आती है कि CAGR क्या है, पहले वो बता देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट के साथ इसको देखो। तो कंपेयर करते हैं। यहाँ पर ये जो डेटा है ये मैं आपके साथ 1 जून का शेयर कर रहा हूँ, जब मैंने देखा था 1 जून 2021 का। तो रियल एस्टेट का जो REIT इंडेक्स है, राइट इंडेक्स, TRI की बात कर रहा हूँ, यानी डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट्स के साथ, तो उसका जो CAGR है वो है 15.2%। और मुझे लगता है ये डेटा है पिछले आई थिंक 25 सालों का। S&P 500 की अगर हम बात करेंगे इसी टाइम पीरियड के अंदर, तो S&P 500 का जो लाइक CAGR है वो 10 to 12% कुछ है। 12% मान लेते हैं फॉर बहुत पॉजिटिव, अगर हम ऑप्टिमिस्टिक रहें तो 12%। ये कॉमनली नोन फैक्ट है कि वो स्टॉक मार्केट जो है, ब्रॉडर जो इंडेक्स है, वो ओवर अ लॉन्ग टर्म वो 12% CAGR पे ही चलते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ पीरियड्स ऑफ आउट परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस वो आए, राइट। बट ओवरऑल अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, जहां पर हम डिविडेंड्स की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे डिविडेंड्स कैसे होंगे, देखो बताता हूँ मैं, इस बात को क्लियर करता हूँ। लेकिन लेट्स सपोज कुछ डिविडेंड है यहाँ पे, तो अगर जो भी हमारे डिविडेंड है, जो भी रेंटल इनकम है, उसको भी हम कहीं री इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, तो हमारा 15.2% का CAGR रियल एस्टेट के इंडेक्स ने दिया है।
राइट। अब इसमें कुछ वेरिएशन जरूर आते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप डेवलप्ड कुछ कंट्रीज की बात करते हो तो वहां पर ये सीएजीआर थोड़ा सा कम रहता है। अगर आप कुछ जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी बात करते हो तो ये सीएजीआर ज्यादा रहता है। और क्योंकि इस वजह से होता है ये, क्योंकि रेंटल इनकम भी ज्यादा होती है। और ऑफिस वाली जो स्पेस है, जैसे अभी हम और बात करें कमर्शियल और इंडस्ट्रियल की, तो ऑफिसेस वगैरह की भी जो स्पेसेस हैं वहां पर भी इनकम रेंट वगैरह ज्यादा रहती हैं। तो रेजिडेंशियल और ऑफिसेस दोनों में ही रेंट का फायदा आपको वहाँ मिल जाता है। प्रॉपर्टी अप्रिशिएट बहुत जल्दी होती है डेवलपिंग नेशंस के अंदर। तो ये समझना। अच्छा, कॉमर्शियल रियल एस्टेट क्या हो गया? देखो, कॉमर्शियल रियल एस्टेट ये हो गया कि आप वहां पे कोई बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप कोई शॉपिंग मॉल खोल रहे हो किसी भी लैंड पे, तो उस लैंड पे जो रेंट आएगा वो एकदम अलग ही टाइप का आएगा। राइट, वो एक नॉर्मल घर जैसा रेंट नहीं होगा, वो एक कमर्शियल आपकी बिल्डिंग होगी। और अगर आप खुद ही उस मॉल के ओनर हो, राइट, उस मॉल के आप खुद ओनर हो, मान लो कुछ ब्रांड्स आ रही हैं आपके शॉपिंग मॉल में, वो अपने लाइक ब्रांड्स के कुछ स्टॉल्स लगाते हैं, तो या शोरूम्स लगाते हैं, राइट, तो वो भी रेंट कहीं ना कहीं आप ही को मिल रहा है। तो वो एक कमर्शियल आप कह सकते हो। या फिर कोई ऑफिस, आपने एक तरीके से ऑफिस के लिए कोई बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्ट की। अब देखो, मैक्सिमम आजकल जो एमएनसीज हैं वो कोशिश यही करती हैं कि लैंड खुद खरीदने की बजाय या फिर ऑफिस खुद से बनाने की। कुछ कंपनीज अभी भी बनाती हैं, बट मैक्सिमम कंपनीज, तो मैं कह रहा था कि मैक्सिमम कंपनीज ये कोशिश करती हैं कि लैंड रेंट का हो। मतलब उसमें एक तो देखो दो फायदे होते हैं। पहला तो उन्हें अपफ्रंट कॉस्ट नहीं लगती बहुत ज्यादा। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो कभी भी चाहे तो शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर किसी भी सेक्टर की बात करूं, मुझे अगर जैसे मान लो मेरी एक कंपनी है, मैं एक आईटी सेक्टर की मेरी कंपनी है। अभी आज से कुछ साल पहले बेंगलोर सिर्फ अकेला ही इंडिया का आईटी हब हुआ करता था, राइट, बट अब गुड़गांव भी एक इमर्जिंग लाइक एक साइबर सिटी बन गया है। तो ये एक बात होती है कि अगर मान लो कोई पर्सन है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, तो या तो फिर वो उस प्रॉपर्टी को सेल करे, राइट, जो कि मुश्किल होता है बिकॉज रियल एस्टेट इज नॉट स्टॉक्स की तरह नहीं है कि आप बस एक्सचेंज पे सेल का बटन दबा दो। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। तो या तो आप प्रॉपर्टी लो तो प्रॉपर्टी के साथ आप फंस जाओगे, लेकिन अगर आप रेंट पे उस प्रॉपर्टी को कोई भी कंपनी लेती है तो क्या होता है कि वो कंपनी फिर कभी भी चाहे तो शिफ्ट कर सकती है। अब शिफ्ट करने का एक और सबसे बड़ा फैक्टर रहता है इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल्स के साथ काम करते हैं, लेबर के साथ काम करते हैं। तो उनको चाहिए कि हम बहुत ज्यादा सैलरी हमें ना देनी पड़े लोगों को, तो आसपास से लोग ही को लेना ज्यादा वो प्रेफर करते हैं। अच्छा, इसी वजह से वो ऐसे एरियाज में अपनी फैक्ट्रीज लगाते हैं। जो हम चौथे टाइप की रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट, जब हम फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसे एरियाज में अपनी फैक्ट्रीज लगाना पसंद करेंगे जहां पर हमारा जो लेबर है वो चीप अवेलेबल है, राइट। वहां पे शायद अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा ज्यादा हो, जिसकी वजह से लोग कम तनख्वाह पर काम करने के लिए राजी हो जाएं, राइट, इस टाइप की। अच्छा, ये जो फैक्टर्स हैं ये चेंज होते रहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमी की साइकिल के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट टाइम के हिसाब से ये सब चेंज होता रहेगा। कि आज हो सकता है कोई रीजन थोड़ा सा बैकवर्ड हो, वहां पे मुझे सस्ता जो है काम मैं ले रहा हूँ लोगों से, लेकिन कल को कोई और ही रीजन ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए किसी एक जगह हमें फंसना ना पड़े। जब तक आप बहुत ज्यादा श्योर नहीं है कि हाँ नहीं मुझे अब यहीं रहना है, यहीं करना है जो करना है, तब तक कंपनीज प्रेफर करती हैं वो रेंट पे लेने का। तो अब रेंट अगर वो दे रहे हैं तो फायदा किसको मिल रहा है? जिसका वो लैंड है या फिर जिसकी वो प्रॉपर्टी है, वो बिल्डिंग है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये फायदा उनका होता है। और ये अब ये सब जब मैं बोल रहा हूँ बातें तो लग रहा होगा कि बहुत ये तो बड़े लोगों का काम है, हमें कहाँ इतनी नॉलेज है, हम कहाँ कुछ बिल्डिंग बनाएंगे। तो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आपको कोई बिल्डिंग ही नहीं बनानी है। देखो, पैसे की ताकत ना दोस्त सबसे बड़ी होती है। अगर आपके पास पैसा है तो यू कैन सिंपली हायर पीपल हु कैन डू इट फॉर यू। बट आपको वो भी नहीं करना है, आपको लोग हायर नहीं करने हैं, आपको कोई पेपर वर्क नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। एक बहुत सिंपल वे बताऊंगा मैं, इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। तो अब यहाँ पर मैं रियल एस्टेट और S&P 500 की मैंने बात कर ली। अच्छा, मैं अब आपको तरीके बताता हूँ कि आपको इन्वेस्ट करना है तो कैसे करना है, राइट, और क्यों करना है। मैं ये वीडियो अगर आज बना रहा हूँ तो इसका देखो एक मकसद ये है। स्टॉक मार्केट हम देख रहे हैं लाइफ टाइम हाई पर है। क्रिप्टो करेंसी जो कि अभी एक लीगल एसेट क्लास नहीं है इंडिया में, फिर भी अगर बात करें तो क्रिप्टो करेंसी भी अभी ऐसा नहीं है कि बहुत बॉटम के लेवल पे है, लगभग ठीक ठाक है। टॉप से थोड़ा सा डाउन है, बट बहुत नीचे नहीं है। ओके। अच्छा, और हम बात करें तो बॉन्ड्स वगैरह में इंटरेस्ट रेट्स डाउन है, बैंक एफडीज में इंटरेस्ट रेट्स डाउन है। अपॉर्चुनिटी कहाँ है? अपॉर्चुनिटी रियल एस्टेट में एक बन सकती है, राइट। कैसे बन सकती है? देखो,
आपको जैसा पता है कि कोविड की वजह से बहुत से ऑफिसेस क्लोज थे, राइट? ऑफिसेस बंद थे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा, जो लोग रेंट पे रहते थे वो वापस अपने घर पे आ गए, वर्क फ्रॉम होम करने लगे। तो इस वजह से क्या हुआ कि प्रॉपर्टीज जो है, अब प्रॉपर्टीज तो कम नहीं होंगी, वो तो जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रखा है वो तो बना हुआ है, लेकिन उसकी डिमांड एकदम से कम हो गई। तो जब डिमांड कम हुई तो उनके जो रेंट्स हैं, एक तरीके से वो चीज़ें कम हो गई और लोगों को वो सस्ती करनी पड़ी। क्यों सस्ती करनी पड़ी? ताकि लोग सोचे कि हाँ ये तो सस्ता है, इसको ले लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे रियल एस्टेट में एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ऐसा मैं एक नज़रिया आपको पेश कर रहा हूँ। और ये अगर आपसे भी लाइक आपकी भी सोच ऐसी हो, अगर आपको भी लगता हो कि नहीं ये बात जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, तो अपनी रिसर्च खुद इस पे आपको आगे भी करनी चाहिए। तो अब टाइप्स क्या है, किस तरीके से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रियल एस्टेट के अंदर? देखो, सेबी द्वारा जो यहाँ पर रेगुलेटेड चीज़ें हैं, मैं सिर्फ उन मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा आज की वीडियो में। तरीके बहुत से हैं, राइट? बट जो सेबी जिन जिन पे सेबी का रेगुलेशन है, राइट, क्योंकि मुझे सेबी पे भरोसा है, मुझे लगता है कि हाँ सेबी इसको देख रही है, ठीक है मैं अपना पैसा यहाँ पे डाल सकता हूँ। क्योंकि मैं अब देखो, मैं रियल एस्टेट में कोई एजेंट नहीं बनना चाहता, मैं कोई ब्रोकर नहीं बनना चाहता, मैं बस जानता हूँ मेरे पास कुछ पैसा है, मैं रियल एस्टेट की पावर को समझता हूँ, मैं वहां से एक पैसा कमाना चाहता हूँ अपने पैसे पे, राइट? मुझे कुछ काम ना करना पड़े। तो ऐसा कौन सा तरीका है? पहला तरीका दोस्तों आपके पास है राइट्स। राइट्स क्या होते हैं? ये होते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे, इसका मतलब एक ऐसी कंपनी है जो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती होगी। ठीक है, समझ आता है, अच्छी बात है। तो अब इससे मुझे क्या, देखो, ये ऐसी कंपनी है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है, बट ये अपना पैसा भी इन्वेस्ट करेगी और आपका पैसा भी इन्वेस्ट करेगी। अब देखो, बात यह है कि रियल एस्टेट में स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए बहुत ज्यादा पैसा, राइट? एक प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है तो आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो आती है वो होती है डर की, कि मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद, क्योंकि कहते हैं ना डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अब मैंने एक ही प्रॉपर्टी में भाई पैसा ही मेरे पास इतना है कि मैं एक खरीद पाता हूँ किसी तरीके से, मुश्किल से। तो वहां पे मैं डाइवर्सिफिकेशन का कोई सवाल नहीं रह गया, राइट? डाइवर्सिफिकेशन में नहीं कर सकता। तो जब मेरे पास लिमिटेड पैसा है तो मेरे ऑप्शंस काफी लिमिटेड हो जाते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आए, इन्होंने कहा कि भाई मैं एक कंपनी हूँ, जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं रियल एस्टेट के अंदर वो आए, पैसा मुझे दें, मेरे पास भी कुछ पैसा है, उस पैसे को हम मिला के एक म्यूचुअल फंड टाइप की चीज बनाएंगे, और फिर उससे हम डाइवर्सिफिकेशन भी कर पाएंगे और हर पर्सन को डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी मिलेगा, राइट? हर पर्सन का कुछ रेशियो, कुछ यूनिट्स हो जाएंगे और उससे हर पर्सन को बेनिफिट मिलेगा। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये बेसिकली जो हमने टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट में बात किया, लैंड, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इनमें से किसी भी टाइप का हो सकता है, राइट? अब बहुत से राइट्स हैं जो स्पेसिफिकली किसी एक ही चीज में को टारगेट करते हैं ज्यादा। जैसे कमर्शियल में भी अगर कुछ सेगमेंट्स हो गए, तो अगर कोई जैसे अभी मैं कुछ राइट्स आपको दिखाऊंगा, जितने भी लिस्टेड हैं, अभी 3 राइट्स टोटल लिस्टेड हैं हमारी एनएसई पर। तो मैं आपको उनको दिखाऊंगा कि वो कुछ होते हैं जो ऑफिसेस पे फोकस करते हैं, कुछ होते हैं जो लाइक जैसे वो कहते हैं ना क्या, अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह, राइट? तो उन पे फोकस करते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी होंगे जो डाइवर्सिफिकेशन पे बिलीव करेंगे। तो उसके अलावा एक चीज होती है इनविट्स। इनविट्स क्या होता है? इनविट्स बेसिकली होता है आपका, ओके, तो अब अगर मैं बात करता हूँ इनविट्स की, तो इसको हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो मतलब क्या है? देखो, डिफरेंस इतना ही है कि राइट्स में आपके पास ऑलरेडी रेडीमेड प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि कमर्शियल नेचर की हो सकती हैं, रेजिडेंशियल नेचर की हो सकती हैं, बट रेंट जनरेट ऑलरेडी कर रही हैं वो, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट मेकिंग प्रॉपर्टीज आपके पास ऑलरेडी होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो ट्रस्ट हैं उनके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी रोड का कंस्ट्रक्शन होना हो, किसी और ऐसी रियल एस्टेट में भी किसी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन होना हो, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है नहीं, राइट? ये ध्यान देना है, यहाँ पे उसको डेवलप किया जाएगा पूरा, और उसके बाद फिर उससे जो जो भी आगे आपको रेवेन्यूज जनरेट होंगे वो चीज़ें हैं। तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। अब आप सोचोगे कि नहीं रियल राइट्स तो थोड़े से बेटर होंगे फिर इस मामले में, तो ऐसा नहीं है एक्चुअली। डिफरेंस है सेगमेंट्स का, कि आप किस सेगमेंट पे बात कर रहे हो। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर इन्वेट है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और वो पावर सेक्टर से रिलेटेड इन्वेट है, राइट? तो वहाँ पे आपके पास रियल एस्टेट एसेट्स नहीं है। वहाँ पे जब ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे कुछ डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, तो अभी चलो हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उनकी बात करेंगे, राइट? उसके अलावा
तीसरी चीज है जो कि आज की वीडियो का मेन फोकस होने वाला है, और वो है जब हमारे पास पैसे कम होते हैं फिर भी हम इन्वेस्ट कुछ बड़ी चीज़ों में करना चाहते हैं, तो बात आती है म्यूचुअल फंड्स की। राइट, तो म्यूचुअल फंड यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है इंडिया के अंदर जो कि आपको राइट्स में इन्वेस्ट करने देता है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये इंटरनेशनल राइट्स में इन्वेस्ट करता है। सॉरी, ये इंटरनेशनल राइट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो एक है, लेकिन वो भी काफ़ी है हमारे लिए क्योंकि वो डाइवर्सिफाइड बहुत अच्छे से है। ये जो फंड है मैं उसकी भी बात करता हूँ। चलो, अब आपको यहाँ पे ले चलता हूँ सबसे पहले राइट्स के सेक्शन पे। तो सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं जो पहला हमारा ये है राइट्स। तो हम बात कर रहे हैं कौन कौन से राइट्स यहाँ पे लिस्टेड है हमारे पास। तो अब देखो, सबसे पहला जो राइट है, देखो यहाँ पे तीन है, एम्बेसी, माइंड स्पेस और ये वाला बायरेट। ठीक, तो बायरेट का भी पूरा नाम देखेंगे, लेकिन अब चलते हैं पहले पहले एम्बेसी के अंदर चलते हैं। तो ज़रूरत के अंदर ऐसे आप फंडामेंटल्स पे क्लिक करोगे, आप देखोगे कि एम्बेसी मेनली ऑफिस पार्क्स, ऑफिस बिल्डिंग्स इनसे डील करती है। इसका जो पोर्टफोलियो है उसमें 7 पार्क्स और 4 ऑफिस बिल्डिंग्स हैं। तो मतलब कुल मिला के 11। बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है लाइक इन्वेस्टमेंट इन द सेंस ट्रस्ट के लिए, सिर्फ 11। बट आई थिंक दैट इज इनफ व्हेन यू आर टॉकिंग रियल एस्टेट, बिकॉज स्टॉक्स होता तो आप 100 200 1000 भी ले लो, लेकिन जो रियल एस्टेट की बात आती है तो वहां पे बात होती है लिक्विडिटी की, और चीज़ों को मेंटेन रखना भी एक बड़ी चुनौती होती है। तो 11 इज आई थिंक स्टिल फेयर, क्योंकि अगर नॉर्मल एक रिटेल इन्वेस्टर सोचे कि मैं 11 लाइक प्रॉपर्टीज खरीद लूँ तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर भी आप जितना आप खुद से खरीदोगे प्रॉपर्टी, उसमें जितना डाइवर्सिफाइड रहोगे उससे ज़्यादा इसमें रहोगे। अच्छा, एक बात यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक जरूर है, वो ये है कि अगर आप 1 ईयर का रिटर्न देखोगे तो वो है नेगेटिव में 3.99%। डिविडेंड यील्ड इसकी है 0.17। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कम से कम राइट्स के हिसाब से तो। राइट, बट अगर इसका चार्ट देखेंगे तो आप और हैरान हो जाओगे कि इसका चार्ट कंटिन्यूअसली, अभी देखो यहाँ पे डेली चार्ट पे तो आपको अच्छा लग रहा है सब, मंथली चार्ट आप देखोगे तो आप देखोगे कि इसके जो चार्ट में जब ये इसकी लिस्टिंग हुई थी यहाँ पे लगभग 2019 के टाइम पे, 2019 के बाद ये लगभग 321 के प्राइस से ये बहुत भागा था। राइट, इसका जो हाई है यहाँ पे 462 का, और एक टाइम पे तो ये 510 हो गया था, और ये सिर्फ प्राइस है इसका। बाकी जो रेंटल इनकम है वो डिविडेंड्स के फॉर्म में आती रहती है। राइट, तो मैं इसके कुछ अभी इवेंट्स में डिविडेंड्स भी आपको दिखाता हूँ। चलो अभी दिखा देता हूँ। तो जैसे अगर आप फंडामेंटल्स में जाओगे, अगर आप इवेंट्स में जाओगे तो आप डिविडेंड भी इसका देख पाओगे। तो डिविडेंड यील्ड इसकी लगभग इसने अभी 6 मई को इसने 5 रुपए का डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। फिर पिछले साल इसने 6 रुपए, यानी मतलब इसका एवरेज डिविडेंड आप पर साल, अच्छा पिछले साल इसने 2 बार डिविडेंड दिया है, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 6 रुपए और 6 रुपए, तो यहाँ पे लगभग 12 13 रुपए का डिविडेंड ये हो गया। फिर 2019 में भी इसने 2 बार दिया है, तो शायद इस बार भी एक और बार देगी, इस ईयर भी। तो मतलब हम समझ सकते हैं कि 12 13 रुपए का ये कंपनी डिविडेंड दे रही है, और इसका जो एवरेज प्राइस है अगर मैं देखूँ तो 512 से 300 के बीच, तो यानी लगभग 400 रुपए का एवरेज प्राइस है। 400 रुपए में 12 रुपए का डिविडेंड इसने दिया है। तो कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ेंगी कि लाइक कितने परसेंट हमें सिर्फ डिविडेंड के टर्म में मिल रहा है, और बाकी जो कैपिटल अप्रिसिएशन है दोस्तों वो अलग है। राइट, तो जो कैपिटल अप्रिसिएशन है वो तो आप रखोगे ही। तो लगभग हमें यहाँ पे, ओके, जैसे हमने कहा कि 400 रुपए पे 12 रुपए का डिविडेंड ये कंपनी दे रही है, तो लगभग 3%। राइट, तो देखो इंडिया के अंदर लाइक इट डिपेंड्स वैसे तो, लेकिन मुझे लगता है कि 3% आई थिंक कुछ चार्जेस वगैरह हटाकर, बट ओवरऑल आई थिंक रियल एस्टेट में 4 से 6% इज लाइक दी स्टैंडर्ड इन इंडिया, और यूएसए के अंदर 2 to 4% इज लाइक दी स्टैंडर्ड। बट ओके, ये हमने एक राइट की बात की। तो अब इसमें जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे जो लॉकडाउन हुआ हमारे पास, उसके बाद स्टॉक मार्केट, तो यही जो क्रैश था रियल एस्टेट के अंदर भी आया, और ये हर जगह आया। राइट, स्टॉक मार्केट के अंदर ये क्रैश तो रिकवर हो गया क्योंकि कंपनीज ने अपना काम निकाल लिया, वर्क फ्रॉम होम कर लिया, किसी तरीके से कॉस्ट बचा ली, और कंपनीज अब बहुत अच्छा भी कर रही हैं, इनफैक्ट ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रही हैं कुछ कंपनीज तो। बट रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, हमने कुछ फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस किए, लेकिन अब थोड़ा सा रिवाइवल आ रहा है। तो एज सच अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करो इस मंथली चार्ट पे, तो ये मतलब इट्स नॉट अ बाई। राइट, ये सजेशन सेल का तो नहीं है, लेकिन बाई का भी बिल्कुल नहीं है। राइट, यहाँ पर तो ये अगर आप देखोगे तो अभी एक लाइक इज इट, कह सकते हो आप कि यहाँ पर एक बार इस लेवल को टच किया, एक बार इस लेवल को दोबारा टच किया, और इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। तो अगर कोई यहाँ पे ट्रेडर है तो ही कैन, आई मीन यहाँ पे मैं एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि ट्रेड करो इसको, और मैं पर्सनली कभी नहीं करने वाला ट्रेड। लिक्विडिटी इज अ बिग इशू व्हेन यू आर टॉकिंग राइट्स।
द रीजन इज जब आप इसको बाई करने जाओगे तो आप देखोगे कि 200 क्वांटिटी ही है, राइट। आप 200 400 200 का लॉट साइज है, तो मतलब मिनिमम 70,000। वैसे सेबी का जो रूल है वो मिनिमम 50,000 है जब आपको राइट बाई करना है, और मिनिमम 1 लाख है जब आपको इनविट बाई करना है। तो ये सभी के रूल्स हैं, लेकिन इसका जो प्राइस है उसके हिसाब से 70,000 आपको चाहिए ही चाहिए। आप इसमें एक क्वांटिटी नहीं ले सकते भाई, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। तो देखो, रियल एस्टेट की जब हम बात कर रहे हैं, स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो 350 रुपये में नहीं होगा रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट, लेकिन 5,000 रुपये में होगा। कैसे होगा बताता हूँ आगे। तो अब देखो, ये हमने पहले की बात की, राइट। दूसरे की बात कर लेते हैं माइंड स्पेस की। तो अब देखो, माइंड स्पेस के अंदर आपको कोई बड़ी मतलब फिर से इसका चार्ट दुखी करने वाला है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कंपनी है 2020 में लिस्ट हुई है। अगर ये 2019 में लिस्ट होती तो इसका भी चार्ट एक अपवर्ड मोशन में होता, और फिर कोविड के बाद इसका ग्राफ नीचे जाता। तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों के ग्राफ में कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बट हाँ, ये था कि माइंड स्पेस भी लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा ऐसे ऊपर गया, लाइक प्राइस एडजस्ट हुआ, फिर नीचे आ रहा, अब फिर ऊपर जा रहा। तो ओवरऑल चार्ट देखोगे आप, आपको लगेगा यार कि क्या चीज़ है, मतलब। बट अगेन आपको ये समझना है कि जो राइट्स हैं वो रिसेंटली लिस्ट हुए हैं, और एकदम से एक ऐसे टाइम में आ गए हैं जहाँ पे रियल एस्टेट का, लाइक कहते हैं ना कि बहुत बुरा समय है। तो चलो देखते हैं इसके फंडामेंटल्स क्या हैं। ओके, तो माइंड स्पेस अगेन ये भी बिजनेस पार्क्स की ही बात। तो यहाँ पे भी ऑफिसेज की हम बात कर रहे हैं, जो कि हमें पता है कि मैक्सिमम जो ऑफिसेज हैं उनमें वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं, ये जो तीसरा वाला राइट है हमारा। तो तीसरा जो राइट है, अगेन इसमें हम देखेंगे तो ये कमर्शियल एस्टेट्स के अंदर डील करता है, और इसने लोकेशंस भी अपनी बता रखी हैं। तो अगर इसका भी, ब्रुकफील्ड का भी हम देखेंगे। अब देखो, ये पता है, इसको ढूंढने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, तो इसको सिर्फ राइट टाइप करने से नहीं आता है। तो इसको समझना पड़ा था मुझे कि क्या इसका कोड है, सिंबल है। ओके, तो इसमें भी आप जैसे देखोगे तो इसमें रिकवरी बहुत अच्छी आई है बॉटम के लेवल से, बट ये सब रिसेंटली लिस्ट हुए हैं। तो इन पर्टिकुलर जब राइट्स की मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा लेट्स जस्ट वेट एंड चेक कि 5 साल में कैसा करते हैं, राइट। लेट्स जस्ट वेट। आई थिंक हाँ, एक वैल्यू बाई जरूर है यहाँ पर, बट अगेन मैं चाहूंगा कि एक बार मुझे परफॉर्मेंस कुछ तो दिखे, लाइक जस्ट क्योंकि इनमें एक, लाइक इनिशियल जो अमाउंट है मुझे चाहिए वो भी ज़्यादा है। तो मैं चाहूंगा कि कम से कम मुझे एक बार तो परफॉर्मेंस दिखे, कि मतलब जब जस्ट कुछ अभी लिस्ट हुआ मैं उसमें चला जाऊं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ इन्वेट्स की। तो सबसे पहले जो हमारा इन्वेट है वो है आईआरबी की तरफ से। तो आईआरबी ये रोड्स सेक्टर पर ही ज़्यादातर फोकस करता है। अच्छा, 1 ईयर के रिटर्न आपको 66% के मिल जाएंगे। तो चलो ठीक है, कम से कम एक कुछ ऐसी चीज़ आई जिसने मुझे एक अच्छा रिटर्न दिया। लेकिन फिर से मेरा मूड खराब हो गया चार्ट देख के। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं चार्ट अभी पहली बार देख रहा हूँ, चार्ट्स देख कर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और सबसे बड़ा देखो, मैं बात बस यही आपको बताना चाहता हूँ कि अब इस इन्विट में मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये प्री कोविड भी, इसीलिए यही मैं रीजन बता रहा था आपको कि क्यों आपको ये एम्बेसी राइट और माइंड स्पेस राइट में, हाँ बिल्कुल हो सकता है वैल्यू बाय हो, लेकिन कम से कम एक बार मुझे दिखे तो कि नहीं, एक परफॉर्मेंस, एक सॉलिड स्टेबल स्टेडी परफॉर्मेंस है। तो मैं थोड़ा महंगे पे खरीद सकता हूँ, कोई बात नहीं है, मैं एकदम वैल्यू में नहीं घुसना चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हाँ मुझे एक स्टेबिलिटी मिले। कोई रियल एस्टेट में आप एक रोलर कोस्टर राइड के लिए नहीं आ रहे हो। आई थिंक आप कुछ एक्स्ट्रा अपने जो पैसा है उसको एक, लाइक एक अच्छे वे में कंपाउंड करने के लिए आ रहे हो। तो इस टाइप के इन्वेट में भी, अगेन देखो, इन्वेट्स के अंदर एक चीज आपको समझनी है कि यहाँ पे स्टार्ट में आपको बहुत बड़ा पैसा शायद ना बने। उसका रीजन यही है कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगा पहले, फिर लाइक जब बन जाएगा तो फिर आगे चीजें जो हैं वो मूव करेंगी। बट अगेन दिस इज आईआरबी इन्वेट। अच्छा, इंडीग्रिड मेरा फेवरेट है। इंडीग्रिड, तो इंडीग्रिड देखो, इसने अपने निवेशकों को निराश नहीं किया है। तो ये लिस्ट हुआ, राइट। लिस्टिंग के बाद जैसे हमने बात किया कि इन्वेट में तुरंत लिस्टिंग के बाद आपको मुनाफा नहीं बनेगा, तो ये लिस्ट कहाँ पे होता है, 94 95 पे चला जाता है, लोअर 78 के आसपास। उसके बाद ये ऊपर आया है, फिर इसने नीचे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये जो है, ये मैं जैसे बात कर रहा था आपसे पावर की, तो ये पावर सेक्टर के अंदर ये काम करेगा, राइट। तो जैसे पावर ट्रांसमिशन लिखा है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि ये एक हमारे पास रोड सेक्टर का आ गया, एक पावर सेक्टर का आ गया। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा स्टडी मैंने अभी की नहीं है कि कौन सा सेक्टर हमारे लिए सही है, क्या होने वाला है। तो वो चीज़ें आपको करनी है। अच्छा, ये भी रोड एसेट्स में आ गया हमारे पास, जो ये तीसरा है, ये भी हमारे पास रोड एसेट्स में आ गया। अच्छा, इसका भी शायद रिटर्न अच्छा नहीं होगा, तो वेट करते हैं, लोड होने देते हैं चार्ट्स को। और मुझे लगता है शायद मुझे सिर्फ एक ही यहाँ पर मिला था,
इनविट जिसका अच्छा रिटर्न था, कोई राइट भी ऐसा नहीं मिला था मुझे जिसका अच्छा था। तो यहाँ पर मुझे लगता है एक्चुअली में प्रॉब्लम जेरोडा की तरफ से है, क्योंकि बाकी सारे चार्ट्स लोड हो रहे हैं बट ये पर्टिकुलर चार्ट पता नहीं क्यों लोड नहीं हो रहा है। बट ओवरऑल मैंने इसका चार्ट पहले देखा है तो लगभग इसी की तरीके का है। आप बहुत एक्साइटेड नहीं होगे इसका चार्ट देख के, बट सारे के सारे राइट्स और इनवर्ट्स में आपको एक लोअर बॉटम से, स्पेशली इनवर्ट्स के अंदर आपको एक रिकवरी आती हुई जरूर दिखेगी। तो बहुत यहाँ पे देखो उत्तेजित नहीं होना है, समझना है कि ऑफिसेज अभी भी इस हो सकता है 2021 में उम्मीद कम ही है कि जितने क्लोज हैं वो खुलेंगे। 2022 में भी मे बी हो सकता है, नो वन नोज। तो अब यहाँ पर एक चीज आपको ये समझनी है कि अगर आपको 5,000 से निवेश करना है तो आपके पास जो तीसरा मेथड है, हमने राइट्स की बात की, इन्वेट्स की बात की, तीसरा जो मेथड है वो आपके पास क्या है, वो है म्यूचुअल फंड का। अच्छा, यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो है वो आपके पास किस कंपनी का है? ये है आपके पास कोटेक इंटरनेशनल राइट एफओएफ। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो अगेन आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर फंड ने अगेन लॉन्चिंग डेट बहुत प्रायर नहीं है, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, मैं कहूँगा वेट फॉर सम टाइम, लेट इसको सेटल थोड़ा सा होने दो। बट अगर बाकी राइट्स और इन्वेट्स के हिसाब से मैं कंपेयर करूँ तो ये फंड जो अपनी स्टार्टिंग डेट थी, लॉन्च डेट थी 7 दिसंबर 2020 से, तो वहाँ से ये साइडवेज रहा है। मतलब क्या, जहाँ पे हमने देखा कि बाकी जो राइट्स इन्वेट्स हैं वो सब लाइक अगर दिसंबर से बात करो तो दिसंबर 2020 कहाँ गया? ओके, तो जैसे हम इस इन्वेट की बात करेंगे तो इसमें थोड़ी सी हमें रिकवरी देखने को मिली है, राइट। अगर हम कुछ राइट्स की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि दिसंबर 2020 यानी ये वाला मंथ, तो इस मंथ से ये साइडवेज रहे हैं, तो राइट्स जो है वो लगभग साइडवेज रहे हैं। तो वैसे ही कोटेक का भी ये जो राइट एफओएफ है ये साइडवेज रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इंटरनेशनल राइट एफओएफ है और कोटेक का एक ब्रांड भी है, एक भरोसा भी है। तो अब अगर हम बात करें इसके पोर्टफोलियो की तो एक एस एम ए एम राइट करके कुछ है जिसके अंदर ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इन एशिया पैसिफिक रीजन, और एशिया पैसिफिक रीजन एक्चुअली में सबसे बेस्ट है यहाँ पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए। रीजन, सारी यहाँ पे नेशन जो है वो डेवलपिंग है। अगर आप इंडिया की बात करो, हांगकांग की बात करो, जापान की बात करो, हम सब डेवलपिंग है, सिंगापुर वगैरह सब डेवलपिंग है। तो यहाँ पर रियल एस्टेट के रिटर्न्स थोड़े से ज़्यादा, ये देखो कॉमन नॉलेज है, इट्स नॉट कि प्रेडिक्शन कोई नहीं है, ये एक्चुअली में कॉमन नॉलेज है, ऐसा ही हुआ है। तो आगे भी ऐसा होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अगर आप जैसे कम पैसा है आपके पास, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 5,000 है, इनके पास कुछ पार्क्स वगैरह भी हैं, तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। वैसे थोड़ा सा मैं लाइक रिकमेंड यही करूंगा कि इसमें इन्वेस्ट करने से पहले एक बार इन लोगों से ही बात कर लीजिए, आप कोटेक एएमसी से किसी से बात कर लीजिए कि ये है क्या बेसिकली ये चीज़ राइट एफओएफ। तो इसकी पूरी डिटेल, संपूर्ण जानकारी आप चाहें तो वहां पर देख सकते हैं, नहीं तो आप इनके अंदर जरोडा कॉइन आपके अंदर अगर जाएंगे, पोर्टफोलियो का सेक्शन देखेंगे तो आपको एक एस एम ए एम राइट करके दिखेगा। आप उसको सर्च कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है ये। तो मैंने जैसा आपको कुछ लोकेशंस बता दी कि इस लोकेशन पे, अब इंडिविजुअल आपको प्रॉपर्टी नहीं पता चलेगी ये प्रॉपर्टी है, ये है, वो है, बट लोकेशन जैसा मैंने बताया आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ यहाँ के कुछ लोकेशंस हैं, कुछ एरियाज हैं, वहाँ के रियल एस्टेट्स में इन लोगों का इन्वेस्टमेंट है। ओके, उसके बाद दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप लाइक डिविडेंड पे आउट के साथ जा सकते हैं या ग्रोथ के साथ जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लाइक जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है बस वही उतना ही रखा है, और उसका रीज़न ये है कि पास्ट परफॉर्मेंस ऐसा कुछ है नहीं अभी, राइट। तो बहुत से ये जो नए फंड्स वगैरह हैं, आई डोंट नो, बस लाइक हम हमारा ही ऐसा लाइक टाइम है जिसमें इतने सारे नए इंटरेस्टिंग फंड्स आए हैं। तो वेट करना पड़ेगा। लाइक ये आज की जो वीडियो थी हो सकता है थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग हो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ वेट करो हर चीज़ के लिए, ठीक है। आपको नॉलेज है राइट्स की, इन्वेट्स की, अच्छी बात है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा शायद 4 साल 5 साल का। देखना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं वो कैसे शेपअप होती हैं, कम से कम एक बड़ा पैसा लगाने से पहले, राइट। एक एक वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कुछ प्रूफ हमारे पास हो ताकि हम रिटर्न्स की बात कर पाएँ। और सबसे बड़ी बात ये है, एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि ऑप्शंस कम है। तो आने वाले कुछ सालों में जब और राइट्स और इन्वेट्स भी लिस्ट हो जाएंगे, ऑप्शंस और ज़्यादा आएंगे, मुझे लगता है ये मार्केट कहीं ना कहीं, ये जो डिजिटल रियल एस्टेट की मार्केट है, तो दिस इज एक्चुअली डिजिटल रियल एस्टेट, जहां पर आप जैसे डिजिटल गोल्ड आ गया है, राइट, अब स्टॉक्स के अंदर,
तो वैसे ही डिजिटल रियल एस्टेट है, आपको कुछ नहीं करना है, नो पेपर वर्क, कोई झंझट नहीं, आप बस पैसा दो, कंपनी कोई है वो अपना मैनेज कर रही है, देख रही है, राइट। तो ये एक बस नॉलेज की पर्पस की वीडियो थी, राइट। बढ़िया है, अच्छा है। तो चलो, राइट एफ। तो दोस्तों ये वो फंड है जिसकी मैं बात कर रहा था, ऐसे में एशिया राइट सब ट्रस्ट। तो इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, अब देखो मैक्सिमम आपको वेबसाइट्स भी जो दिखेंगी वो कोटक के ही नाम की दिखेंगी, राइट। तो कोटक का भी एक ब्रोशर है, मैं उसको भी कोशिश करूंगा, लाइक वो अवेलेबल है वैसे पब्लिकली, मैं लिंक कोशिश करूंगा उसको डिस्क्रिप्शन में देने का, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन है। वहाँ पर रियल एस्टेट में मैं जो इंटरेस्ट मेरा आया वो शायद उसी प्रेजेंटेशन को देख के आया। तो अच्छी प्रेजेंटेशन है, एक बार उसको भी देख लीजिए आप, राइट। तो मैंने आपको टूल्स दे दिए हैं, मैंने आपको कुछ एक क्यूरियोसिटी आपके अंदर जनरेट कर दी है इस वीडियो के थ्रू, मैं उम्मीद करता हूँ। और अब ये क्यूरियोसिटी को आपको आगे लेके जाना है और आगे अपनी रिसर्च करनी है इन चीज़ों पे। तो रिसर्च करिए, हमसे शेयर करिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, और ध्यान रखिए अपना।